तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो मैं आपके सामने आज आ चुका हूँ आपको क्वेश्चन पेपर्स लेकर क्वेश्चन पेपर को लाइव सॉल्व कराने। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को चुटकियों में सॉल्व करना है एंड आप इजीली अपने नंबर को स्कोर कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो आपके ऊपर आपके लिए लाने वाला हूँ एक मैथ की स्ट्रेटजी वीडियो कि आप किस तरीके से मैथ्स को अच्छा स्कोर करके कमा सकते हैं अच्छे नंबर। ठीक है, तो बेसिकली अभी इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर आएगा। इस वीक या अगले वीक तक आ जाएगी वीडियो, ज़रूर देखना, उसको मार्क्स अगर स्कोर करने हैं। तो बेसिकली आज मैं पढ़ाऊँगा आपको। देखो, हिंदी मुझे आती नहीं है साफ बोलूँ मैं, ठीक है? तो मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकता आपको, तो मैं इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊँगा। बेसिकली अगर किसी को समझना हो, ठीक है? या फिर वीडियो को इंग्लिश में अगर मैथ पढ़ रहे हो तो उनके लिए ठीक है, अगर हिंदी में किसी को समझना हो तो भाई मैं आपसे सीधी-सीधी बोलूँ, मैं भगा नहीं रहा आपको, पर ये कह रहा हूँ मुझे हिंदी नहीं आती भाई। देखो, झूठ बोल के गलत पढ़ाना मेरे बस की नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधा-सीधा बोल रहा हूँ मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ा सकता हूँ। तो बेसिकली बच्चों, आज हम करेंगे सबसे पहले मल्टी चॉइस क्वेश्चन से शुरू। ठीक है, तो बेसिकली ये मत करना कि मैं यहाँ तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब तुम यही करो। ठीक है, ये मत करना। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो, सीधी सी बात है, मैं कहाँ पे था, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था। पहला क्वेश्चन में हमको क्या कहता है, ये देखिए सीधी सी बात है। ए बैग कंटेन सम रेड बॉल्स। माफ कीजिएगा। एक बैग है, उसमें कुछ लाल बॉल हैं और कुछ सफेद बॉल हैं, जिसमें से बॉल निकालने की संभावना बैग से, ठीक है, किस बॉल की? लाल बॉल को निकालने की संभावना 2/7 हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि हमें व्हाइट बॉल की संभावना क्या मिलेगी। तो सीधा सा इस पे एक लॉजिक बनता है। ठीक है, वो लॉजिक को समझिए कि मानिए अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है मुझे, मेरे पास ये बोला कि एक व्हाइट बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स की गिवन थी हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स की क्या गिवन थी, दैट इज योर 2/7। राइट, आई एम राइट। 2/7 आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। अगर मैं बात करूं कि मुझे किसकी निकालनी है, तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स की। ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स निकालना है। ओके, तो अगर मैं जानता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर कोई भी बॉल हो या फिर कोई भी एक्स वाई जेड सामान हो, अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 1 आएगी। क्यों आएगी? अब हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ एक बैग से बॉल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक बैग से बॉल निकाल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो अब उस बैग में से चाहे रेड निकले, चाहे व्हाइट निकले, चाहे ब्लू निकले, बॉल तो निकल रही है ना। तो हम अब उस बॉल की प्रोबेबिलिटी को बता रहे हैं, जो कि इज इक्वल टू 1 होगा। अगर हम बैग से बॉल निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हर बार बॉल निकालने की इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो वही बात मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स हमको जहाँ तक मालूम है, ये हमें 1 होगा। अगर हमें 1 रेड की पता है तो हम रेड की लिख देंगे 2/7। ठीक है, 2/7। अब 2/7 है और हमें यहाँ पर ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स हमको निकालना है इज इक्वल टू 1 के होता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि 1 में से आप 2/7 को माइनस कर दीजिए, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2/7 को माइनस कर दीजिए, दैट इज योर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपको कुछ इस तरीके से, 7 में से बन जाएगा तो दैट इज 7। एलसीएम आ जाएगा इसका 7। ठीक है, 7 में से 7 से मल्टीप्लाई हो 7 माइनस 2 दैट इज 5/7। तो हियर आंसर इज योर 5/7। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको आंसर गिवन है, दैट इज 5/7 इज योर आंसर। बात करते हैं अभी हम सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, पी एक्स 2x की 2x² माइनस 7x+6, और यहाँ पर जीरोज इसके अल्फा एंड बीटा है। तो हमें बताना है 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है, ये देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आगे समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास दो पॉलिनोमियल सबसे पहले गिवन है, अल्फा एंड बीटा। अब पॉलिनोमियल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज पी एक्स। क्या था हमारे पास पॉलिनोमियल, ये लिखिए। पॉलिनोमियल था हमारे पास, दैट इज योर 2x² माइनस 7x+6। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यही था। अब एक बार मैच कर लेते हैं हम थोड़ा। जी हाँ, यही है। चलिए, ठीक है, तो अब हमें बताना है कि क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ एक बार थोड़ा, आपको ज़्यादा सही समझ आए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कहते हैं ax² प्लस bx। ठीक है, अब इससे हम अगर सम ऑफ रूट निकालें, क्या निकालें? सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, सम ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सम ऑफ रूट्स जो हैं वो हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा, एंड अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
ठीक है। अब यहाँ बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है अल्फा बीटा, दैट इज सी बाय ए। ठीक है, क्या होता है, सी बाय ए होता है। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली अभी मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है मुझे पी एक्स, दैट इज 2x² माइनस 7 प्लस। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे आपको लगाना है, बेसिकली आपको क्या लगाना है मैं बताता हूँ, देखो। यहाँ पे आप लगाइएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद क्या सम आएगा, क्या जोड़ेंगे जो ये 7x आ जाए, ये होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे ना, तो वहाँ से आपको a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बी की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। या फिर एक काम कर सकता है, मिडिल टर्म ना लगाएं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ, देखो a की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है, b की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 7, पॉजिटिव का होगा कि माइनस का होगा, आप बताओ। पॉजिटिव का होगा कि माइनस, माइनस का होगा 7, क्यों होगा माइनस का होगा 7, अब ये जानिए पहले तो, यहाँ पे बताता हूँ अभी। बी की वैल्यू -7 है, ठीक है। तो अब बात करो कि अगर मैं सर बात कर रहा हूँ सी की वैल्यू क्या आएगी मेरी, सी की वैल्यू बताओ जरा। तो सी की वैल्यू देखो 6 होगी, सीधी सी बात है ना। अब 6 आ गई सी की वैल्यू, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हमें निकालना था, दैट इज योर -7/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि -b/a होता है ना। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ दैट इज -7/2 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा हमारा, अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आपके साथ आ जाएगा 6/2, ठीक है, दैट इज c/a इज इक्वल टू 3 आ गया ये, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यदि सब आ गया मेरे पास, तो मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लूंगा तो कुछ आपका ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा, एंड दैट इज अल्फा बीटा, यही कुछ बनेगा, है ना। इसको सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो यही बनता है ना, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनता है। तो इस एक्सप्रेशन में आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज 7/2, ठीक है, एंड अपॉन में 3 आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3 2 6, एंड दैट इज आंसर इज 7/6, है ना, सही बोला ना मैंने। क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, 7/2 अपॉन, इसको काटा, 3 था 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 7/6। तो 7/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे मैं कौन सा आंसर टिक करूंगा, दैट इज 7/। चलो, अब आगे बात बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमको, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ऑफ सम ग्रेटर देन 10 एंड वाई टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर। अब दो, मतलब डाइस को रोल किया गया है, अब मुझे बताना है 10 से ज्यादा का सम कब आएगा। तो बेसिकली बच्चों एक बात बताओ, आपके पास दो डाइस है, ठीक है, दो डाइस हैं, तो उसमें क्या होता है, हाईएस्ट नंबर 6 तक, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, एक डाइस का 6 आउटकम, एक डाइस का 6 आउटकम, दैट इज योर 36। अब यही अगर 3 डाइस होता ना यहाँ पे, तो एक बार और 6 मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर हमारे पास दो ही डाइस है, तो हम दो ही डाइस की बात करेंगे, हम तीसरे की बात करना ही नहीं है, हमें तीसरे की बात करनी ही नहीं है। दैट इज 6 × 6 इज योर 36, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 36, 36 को आप किस तरीके किससे आंसर आ जाएगा, तो देखो हमें निकालना क्या है, हमें ग्रेटर देन 10 निकालना है, जिसका सम जो है, सम इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10, है ना। तो आप देखो 11 और 10 से ज्यादा क्या होगा, 11 और 12 ही होगा। अब 11 और 12 किस कैसे हो सकता है, देखो सीधी सी बात है, यदि 5 और 6 हो, या 6 6 हो, है ना, फिर इसका उल्टा भी होता है, देखो 6 5 हो, ठीक है, 6 6 टोटल 3 ही आउटकम होंगे, इनसे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 4 9 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो यही 3 आउटकम होंगे, तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि मेरे पास 3 आउटकम है फेवरेबल, मतलब 3 आउटकम है कितने में से 36 में से। तो मैं इसका एलसीएम क्या, मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या बता सकता हूँ, फॉर सम ऑफ 11 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 11 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 का ऐसे कुछ करके, ठीक है। सम ऑफ 11 का आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा 3/36। कैसे, तीन ही आउटकम आ रहे हैं हमारे पास, टोटल आउटकम हमारे पास 36 है,
तो बेसिकली बच्चों आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 1/2। दैट इज आंसर इज योर 1/12। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। आंसर 1/12 कहाँ है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको समझ सब आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली जितना मैं प्यार से आराम से कर रहा हूँ उतना प्यार आराम से आपको नहीं करना है वहाँ पर, आपको वहाँ पर छटाछट करना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एमसीक्यू ही कराऊंगा। ठीक है, ठीक, यहाँ मैं आज आपको सिर्फ एमसीक्यू ही कराऊंगा पुराने पेपर्स का। ये सिर्फ एमसीक्यू होगा, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके एमसीक्यूज के लिए है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, इसमें क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप देख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, पूरे क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आप करना होगा तो मैं अटैच कर दूंगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कौन इस रेडियस रेडियस कितना है, 7 है। स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर है। आप चाहे तो इसे यहीं सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका बेसिकली ऑप्शन देखो, सीधा से निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होगा, है ना। टीएसए निकालना है, तो टीएसए के लिए आपको क्या होता है, सीधी सीधी बात है। टीएसए किस तरह निकलेगा आपका, तो दैट इज 20, क्या निकलेगा आपका फॉर्मूला, पाई आर। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला इज योर फॉर, अगले पेज पे समझाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ थोड़ा समझाते हैं। रेडियस कितना था, रेडियस था, है ना, रेडियस 7 है। ठीक है, स्लैंट हाइट आपके पास कितनी है, दैट इज योर एल। स्लैंट हाइट को क्या कहते हैं हम, एल कहते हैं। एल कितना हमारे पास है, एल हमारे पास 25 है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। नहीं गिवन है तो यही लिखा जाता है, अगर गिवन है 3.14 तो आपको 3.14 ही होता है। टीएसए का फॉर्मूला लगाओ, टीएसए का फॉर्मूला निकल जाता है हमारा, दैट इज योर आर प्लस एल। ठीक है, ये लगा दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो दैट इज योर 22/7 इंटू आर इज 7 एंड 7 + 25, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आपका टोटल आ जाएगा 25 हो जाता है, एंड बाय 32 हो जाएगा। 25 35 दो 32, 32 को अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 7 से। ठीक है, तो 7 से क्यों मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको इसको काट दूँ, है ना, तो यहाँ 32 हो जाएगा। 32 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सीधा सा मेरा आंसर आ जाता है, दैट इज योर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखना बेटा, यूनिट लिखना सबसे ज़रूरी है। अभी बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 70 सेंटीमीटर एंड डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ 88 सेंटीमीटर व्हेन स्विंग्स, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि कहने का मतलब ये है कि एक पेंडुलम है जिसके लेंथ हमें गिवन है। ठीक है, उसका आर्क बताया हुआ लेंथ का, आर्क का लेंथ बताया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी पेंडुलम की लेंथ थी 70 सेंटीमीटर। तो अब बता रहे हैं व्हेन स्विंग्स, जब वो स्विंग्स करते हैं तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, तो सेंटर से उसका आर्क कितना सबटेंडेड बना रहा है, ये हमको बताना है। सीधी सी बात है, आइए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। ठीक है, ग्रीन हाईलाइट, थोड़ा थिकनेस हाई, एंड लेट्स गो। तो बेसिकली बच्चों, आर के लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर के लेंथ का फॉर्मूला सर जी हमारे पास ये होता है, दैट इज योर थीटा बाय इनटू, एक मिनट सही से लिख दो थोड़ा, थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, एंड इनटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, रेडियस बोलो तो देखो, रेडियस रेडियस चाहिए होगा, मैं रेडियस क्या था हमारा, तो यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो थी ना, पेंडुलम मतलब सेंटर से जा रही है ना, सेंटर से नीचे जा रही है, दैट इज योर पेंडुलम। सीधी सी बात है, पेंडुलम वही होगी, तो वो रेडियस का ही काम करेगी, बीच से जा रही है क्योंकि, तो सीधी सी बात है, रेडियस हमारे पास कितने आ गए, 70 सेंटीमीटर गिवन था हमको। ठीक है, आर की लेंथ भी हमको गिवन थी। ठीक है, आर की लेंथ हमको ठीक है, ये 88 सेंटीमीटर गिवन थी। एस क्या होता है बच्चों, ऊपर फॉर्मूला में देखो, ये होता है एस। ठीक है, तो बेसिकली चल इतने का नहीं, दैट इज यूज हम क्या करेंगे, 22/7 पिछले में बताया था कि अगर पाई की वैल्यू 314 नहीं है तो आपको क्या यूज़ करनी है, 22/7। ठीक है, इस करेंगे तो सर 88 के बराबर हो जाएगा, थीटा बाय 360 हो जाएगा हमारा। ठीक है, थीटा बाय 360 डिग्री,
सर 2 × 22/7। ठीक है, 22/7 डी। अब इसको काट देंगे सर, 10 आ जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ 44 हो जाएगा सर। 44 × 10, ठीक है सर, इंटू θ/360 एंड इज इक्वल टू 88 डिग्री। सीधी सी बात है सर, ये भी 440 हो जाएगा। ठीक है, and कर देंगे, मतलब थीटा का वैल्यू को इधर रख देंगे, लिख देंगे 88 × 360 ठीक है, अपॉन में 410, 440, सॉरी 440। ठीक है, 44 × 10, 440। ठीक है, अब सीधी सी बात है, 28/440, सर अगर मैं 88/44 की बात करता हूँ, सिंपल अगर मैं इसका फ्रैक्शन करूँगा, दैट इज 1/5, है ना। कैसे सर, देखो बच्चों, 440 है, तो ये सीधा सा बात है, 0 1 के टेबल में, ये 1 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 11 के टेबल में 40 पर एंड 8 1 दैट इज 1/5। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 360/5। ठीक है, अब इसके वजह अगर मैं इस डिग्री को डिवाइड करूँ 5 से, तो दैट इज 72 डिग्री आंसर। थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर, 72 डिग्री आंसर हो गया सर मेरा। इसी के साथ और मैं इसको कर दूंगा टिक, 72 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पिछले वाले का आंसर हमने टिक नहीं किया, देखे थे, पहले टिक करते हैं फिर उसके बाद फटाफट उसको। दैट इज 704 एंड 704 इज वेयर हियर। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। अभी बात करते हैं हम 6। यहाँ पे सिर्फ बच्चों आपको मैं 20 क्वेश्चन ही एमसीक्यूज कराऊंगा, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर आपको करने का मूड है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अगला वीडियो आपको उसी पे लेके आऊँगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने आपको जैसा बताया तो शुरुआत में वीडियो पे कि मैं अगला स्ट्रेटेजिक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बस यही होता है, ज़्यादा कुछ हार्ड होता नहीं है मैथ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, x1 y1 और x2 y2, x1 x2 एंड y1 y2 गिवन। आपके पास सीधा से डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला लगाओ यार। x1 y1 एंड x2 y2 सीधा से फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला लगाओ ना, ये वाला x2 - x1 वाला, बताया तो था। ये लगाओ y2 - y1, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस का साइन ठोक दो, हो गया खत्म खेल। आओ तुम्हें इधर करके दिखाता हूँ, तब समझ आएगा, तुम भी गंवार हो गए हो, है ना। देखो सुनो, डिस्टेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, रिवीजन हो रहा है, एक तरीके से हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे पे होल रूट रहेगा। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर दोगे तो x2 - x1 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की माइनस पावर 5 हो जाएगा, एंड इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज कुछ इस तरीके से आ जाएगा आंसर। देखो इसको जैसा मैं बताया, -1 + 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 2 - 5 का होल स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा, ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, अब सिंपल एक्सप्रेशन कर दो, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 18, 9 + 9 दैट इज √18, √18 क्या होता है, दैट इज √9 × 2, इसको क्या बोल सकते हो, 3√2। आंसर, क्या आंसर है, 3√2। सातवां क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलो इसकी बात करते हैं हम। nth टर्म है एपी का, -1/3, 4/3, 3 एज। ठीक है, तो बेसिकली पहला टर्म निकालो। पहला टर्म क्या होता है, ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -1/3, जैसा कि एपी में गिवन है हमको, क्या गिवन है देखो, एबी में पहला ए होता है, वही एपी होती है आपकी, ए होता है। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधी सी बात देखो वीडियो में, कि 4/3 में से 1/3 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे डी के लिए, 4/3 में से माइनस करेंगे -1/3। ठीक है, समझ आ रहा है, माइनस करेंगे 1/3, तो 1/3 माइनस करते हैं तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज योर 4/3 + 1/3 5/3। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ,
एन निकालना है ना, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यार इतना तुम मतलब क्या कराना पड़ रहा है मुझे। अब एन की वैल्यू निकालो 1/3, ए की वैल्यू माइनस वन, कितनी हमारे पास एन माइनस वन निकालना था हमको, और 5/3 हो जाएगा सर। ठीक है, मल्टीप्लाई है ये बच्चों, गलत मत समझ लेना, यहाँ इक्वल टू लगा देना। ठीक है, एंड हियर ए माइनस वन प्लस 5/n-5। ठीक है, और यहाँ पर 3। मैं आपको एमसीक्यू क्यों कहता हूँ लास्ट में करने को, बस यही कारण है, इसीलिए। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एन की वैल्यू आ जाएगी -1 + 5n-5। ठीक है, अपॉन 3। तो मैंने इसीलिए बोला आपको, नहीं तो बाकी वीडियो कोई लोग देख के कहते हैं सर नहीं नहीं नहीं, हम तो पहले एमसीक्यू करेंगे। तो बच्चों एमसीक्यू करोगे तो पहले वही भी मात खाओगे। ठीक है, 3 आंसर। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो और भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं एक बार अपना ऑप्शन चेक करूँगा, और मेरे पास ये ऑप्शन गिवन है, तो मेरा 5n-6/3 हो रहा है। 5n-6/3 आंसर है मेरा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, बात करो 8वें क्वेश्चन की। यहाँ पर तुम्हें सीधे से गिवन है डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और ए डी रेशियो ए बी इवन इंटू 1/3। ठीक है, तुमको बताने का है कि ए सी किसके इक्वल होगा। ए सी कितना होगा तुम्हारा, तुम अंदाजा लगाओ। अगर तुम्हारा ए डी और ए बी मतलब ये साइड 1:3 में डिवाइडेड है, कितने में डिवाइडेड है, 1:3 में। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ए डी पैरेलल है, याद रखना। ए क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, मतलब कि ये लाइन इसके बराबर है। पैरेलल हर टाइम इक्वल नहीं होता है, बट ये कह सकते हो वो ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर बता देंगे। तो ये कह सकते हैं ए डी अपॉन ए बी जो है हमारा, वो बराबर होगा ए ई। अगर इस सिमिलर ट्राइंगल हम बता दूंगा, किसको सिमिलर ट्राइंगल बताऊंगा ये भी बता देता हूँ। देखो सीधी सी बात है, डी ई पैरेलल साइड है, डी ई पैरेलल साइड है बी सी के। ठीक है, इसमें एक ट्राइंगल ठीक है, वो दैट इज सिमिलर, किसके सिमिलर होगा, ये सिमिलर ए डी ई ट्राइंगल। ठीक है, ये किसके सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज योर बिगर ट्राइंगल। मतलब कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव्ड हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई माइनस ए ई अपॉन ए सी हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो मैं ये कह सकता हूँ 1/3 जो है मेरा, वो बराबर हो जाएगा 2.5 अपॉन ए सी के। ये कह सकता हूँ। अगर मैं ये कह सकता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, और ए सी का आंसर क्या आ जाएगा, ए सी निकल के क्या आएगा बताओ, 2 × 2.5 क्या 3 क्या हो जाता है, 7.5 हो जाता है सर, 7.5 सेंटीमीटर। एंड 7.5 सेंटीमीटर मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। हाँ, तो 9वां क्वेश्चन आपको बताओ, होमवर्क दूं कि खुद करोगे। हाँ, आप लोग खुद बताओ मुझे, अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो कर लोगे या मैं खुद कराऊं, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ, जितना जल्दी बताओगे फिर हम उतनी जल्दी ये वीडियो ख़त्म करेंगे, आपको छुट्टी करेंगे। बताओ, चलिए मैं ही कराता हूँ आपको। ठीक है, एक सिलेंडर है, रेडियस आर है, साउंड माउंटेड है हेमिस्फेयर के, सेम रेडियस, टोटल हाइट ऑब्जेक्ट 13 एंड इट्स इनर सरफेस। मुझे इनर सरफेस बताना है, मुझे लेटरल सरफेस एरिया बताना है, सीधी सी बात है। इनर सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब बाहर का अगर पूरा सब कुछ जोड़ के निकाले तो टोटल सरफेस एरिया होता है। हमको तो बस इतना पता है सर, है ना। अगर हमको इतना पता है हेमिस्फेयर का, तो सीधी सी बात है, क्या कह सकता हूँ मैं, अंडर देखो, हेमिस्फेयर का रेडियस आर, सिलेंडर का रेडियस आर, जो कि सेम है हेमिस्फेयर के। ठीक है, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। फाइंड करना मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर की पहले तो हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो मैं अंदर का सरफेस का एरिया मुझे बताना है ना, टोटल इनर सरफेस एरिया। तो टोटल इनर सरफेस एरिया क्या निकलेगा, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया का ये वाला पार्ट, मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ, हेमिस्फेयर और सिलेंडर का, तो मेरा कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताऊँ तो दैट इज योर, क्या होता है देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज योर 2πr/h, है ना। अगर हेमिस्फेयर की बात करूँ तो 2πr², यही कुछ होता है ना। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया जो मुझे निकालना है यहाँ पर, इनका इस वाले पार्ट का, बस जितना हाईलाइटेड पार्ट आपको दिख रहा है, मतलब कि अंदर का सिर्फ ये पूरा, और अंदर का इसके कटोरे के। ठीक है, सिलेंडर के अंदर का एंड कटोरे के अंदर का निकालना मुझे, और ये फॉर्मूला है 2πr/h + 2πr²। क्यों, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है,
सबकी जगह सबकी वैल्यू डाल दो। आपकी एच की यहाँ पर एच की वैल्यू क्या डालेंगे सर? तो एच की वैल्यू देखो ना, 13 - एच, 13 - आर डाल दो। क्यों डाल दूँ 13 - आर सर? तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, ये रेडियस आर होगा इसका, है ना? रेडियस आर होगा तो 13 में से आर माइनस करूंगा तो मेरे अंदर का हाइट आ जाएगा इस सिलेंडर का, आ जाएगा ना? तो बस क्वेश्चन में सॉल्व करो, देखो ना यार, यही यही समझाता हूँ तुमको, अगले पेज पे क्या ले जाऊँ। तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है? ये आया फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हो तुम? इस फॉर्मूले को यूँ लिख सकते हो कि सर मेरा ये है तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 13 - एच, एच की जगह है, ठीक है। 13 - आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा मेरा? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा दैट इज 26। क्यों 13 दूनी 26 हो जाता है। पाई आर, ठीक है, माइनस करना है इसमें से 2 पाई आर स्क्वायर को, ये वाले को, ठीक है। और यहाँ प्लस करना है 2 पाई आर स्क्वायर को। तो मैं ये कह सकता हूँ इससे ये कट गया। क्यों कट गया? देखो सर, इससे इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर ये आर था ना, मैंने यहाँ आर मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा ना यहाँ पे मेरा। ये माइनस का हो गया, माइनस था साइन, और यहाँ प्लस का साइन था, तो ये दोनों कट जाएंगे सर जो आया था, ठीक है। मैंने काट दिया सर दोनों को, मेरा 26 पाई स्क्वायर आंसर आ गया। यहाँ पे क्या कर्व सरफेस है ना, मुझे बस यही निकालना है, 26 पाई आर, 26 पाई आर निकालना है मुझे बस। रेडियस मेरे पास क्या था सर? रेडियस मुझे आर नहीं पता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसका 2 फैक्टर निकालता हूँ। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई आर, 26 पाई आर है, अगर मैं 26 पाई आर को लिखना चाहूँ, मैं टोटल हो जाएगा तो 2 पाई आर, और ब्रैकेट में निकाल तो एच प्लस आर, मतलब कि मैं ये लिख सकता हूँ सर 2 पाई आर, 13 - आर मतलब एच की वैल्यू प्लस आर, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया को सर अरेंज किया जाए दैट इज योर 2 पाई आर, ठीक है। इसको अरेंज किस तरीके से करूँगा सर? देखो सीधी सी बात है सर, यहाँ समझाता हूँ दोबारा से, इसको हटाओ, ठीक है। मेरा 26 पाई आर स्क्वायर आ गया, ये याद रखना बस। 26 पाई आर स्क्वायर आ गया है, इतना याद रखना, ठीक है। कैसे अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है आगे ये समझाता हूँ, देखो समझो। इसको थोड़ा सा लाइट को बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा सही दिख जाएगा। तो बच्चों देखो, मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 2 पाई आर, आर प्लस 13 के पार्ट में मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है। आ गया, मैं तो ये टिक कर दूंगा, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कि मेरे पास अगर ये भी गिवन है तो ये भी सही है, क्योंकि क्यों देखते जाओगे तुम बस। से फैक्टर निकालता हूँ, ठीक है। ये मेरा 26 पाई आर स्क्वायर आंसर है, अगर मैं इसका फैक्टर निकालूँ तो मैं ये कह सकता हूँ मेरा आर की वैल्यू क्या थी? एच। आर की वैल्यू क्या, अगर मैं एच की वैल्यू 13 - आर लिया था, है ना, मेरी आर की वैल्यू क्या होगी? 13 - एच, कह सकती हो, कह सकते हो ना। तो वही वैल्यू का फैक्टर निकालते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 2 पाई आर माइनस, ठीक है, 2 पाई आर माइनस, सॉरी 2 पाई आर एच प्लस आर लिख सकता हूँ मैं इसको सर, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस आर लिख सकता हूँ। इसका फैक्टर निकाल रहे हैं बच्चों, ये बात यहाँ गुमराह मत हो जाना, इसको क्वेश्चन को सही से समझो कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तरीके से क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, बच्चे गलत कर देते हैं इसमें जल्दबाजी में। 26 पाई करोगे टिक तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, समझे? एग्जामिनर जल्दी में रहेगा तो ठीक भी कर दे, लेकिन अगर सही से रहेगा ना बच्चों को तो गलत काट देगा, समझ गए? जैसे आंसर आपका यहाँ तक सही है, पर बात ये है बच्चों की, अगर फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर फैक्टराइज करते हो तो कुछ इस तरीके से होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और अगर मैं इसको पुट करता हूँ, एच की वैल्यू पुट करता हूँ 13 - आर, तो 13 - आर प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल होगा, दैट इज आपका टोटल एरिया जो आ जाएगा दैट इज योर 2 पाई आर 13 + आर, ये आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? 13 + आर, और ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी ठीक था 26 पाई आर, पर बेटा अगर ये दो क्वेश्चन गिवन है ना, ये दो ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन गिवन है तो फैक्टराइज करके आपको टिक करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 16th की, ठीक है। इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखते हैं क्या है, ये समझिए आप, ठीक है। ये कि एक कोड है आपका, सब्सिटेंड करता है कुछ एंगल को, ठीक है। कोड है आपका, एक सब्सिटेंड करता है कुछ एंगल को, ठीक है, और उसका क्या आंसर आता है हमको ये बताने का है, ठीक है। तो आओ चलो शुरू करते हैं बच्चों, इसका कार्रवाई शुरू की जाए, ठीक है। कार्रवाई शुरू की जाए, आज की कार्रवाई को शुरू किया जाए फिर इस पे भी।
तो ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि एक कोड है सब्सटेंड करता है एक एंगल को 105 डिग्री, एक्सटेंड करता है सेंटर उस सर्कल के, और बताओ मेजर क्या होगा एंगल आर क्यू पी। पहले तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करो। क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें साइड्स क्यू साइड्स मतलब ये साइड आपकी क्या कहती है, और ओ आर ये रेडियस है। क्या है रेडियस, उनको अगर दो रेडियस एक ही सर्कल में हो, तो क्या कहते हैं उनको रेडी कहते हैं। क्या कहते हैं रेडी ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं रेडी, आर ए डबल डी आई, रेडी ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, इसको ये कहते हैं। तो अब ये सर्कल हो गया, तो यहाँ बोल सकते हो ओ क्यू जो है वो बराबर होगा ओ आर के। ठीक है, क्यों, दोनों रेडियस और सेम सर्कल के, तो सीधी सी बात है ओ आर ओ क्यू बराबर ही होगा। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ओ क्यू आर, ये दोनों, ये पूरा एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है मेरा, ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं ये कह सकता हूँ। अगर मैं ये कह सकता हूँ सर, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनका बेस एंगल जो बन रहा है, उनका सम, इनके बेस एंगल का सम दैट इज योर 180 90 डिग्री सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम साइड सेम एंगल, सीधा सा फॉर्मूला लग रहा है ना, सेम साइड सेम एंगल। तो इसको प्रूव करना कैसे पड़ेगा, तो इसके तीनों एंगल्स का सम दैट इज और 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनके तीनों एंगल्स का सम जो है 180 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर हमको ये पता है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका सम क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड बराबर होता है, और ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम सर 180 होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर साइड सेम है तो दोनों एंगल भी सेम होंगे, ये दो एंगल सेम होंगे सर। क्या सेम होंगे बच्चों, ये दो एंगल सेम होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि अगर मेरा ट्राइंगल क्यू आर है, अगर मेरा ट्राइंगल क्यू आर है, तो इसमें एंगल क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर ये बराबर होगा 180 के। कह सकता हूँ बच्चों, है ना। अगर मैं कह सकता हूँ कि ये बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल ओ आर के वो दोनों बराबर होंगे। क्यों, देख लो यहाँ पर, क्यों दोनों सेम साइड है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, तो कि दो एंगल क्या वो आर बराबर, और यहाँ पे एक एंगल गिवन है दैट इज योर सब्स्टिट्यूट एंगल गिवन है, क्या है 105 डिग्री, ये बराबर है 180 डिग्री के। यदि ये सब है, तो अगर मेरा ये सब है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर मैं ये कह सकता हूँ तो मुद्दे पे आते हैं, तो मुद्दे पे आते हैं। क्या वो आर प्लस 105 डिग्री दैट इज योर 180 डिग्री। ओके सर, ओके। कहाँ से हुआ ये टू क्यों, क्योंकि दोनों साइड सेम है तो सेम एंगल होता है, सेम साइड सेम एंगल, क्यू आर हो जाएगा। और 105 डिग्री हमको सब्स्टिट्यूट एंगल आर क्यू पी गिवन है, दैट इज आर क्यू पी, ये वाला एंगल हमको गिवन है, तो सेम साइड सेम एंगल बता देंगे। तो यहाँ से 180 में से 105 डिग्री अगर माइनस करता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, टू एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंड एंगल क्यू आर जो आ जाएगा, ठीक है, क्यू आर, इसको 75 से डिवाइड कर देना 2 से, दैट इज योर आंसर। मुझे यही निकालना था, तो मैं ये कह सकता हूँ मेरा ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, इसमें -2/9 एपी चलते जा रहे हैं। तो मुझे बताना है नेक्स्ट बात है, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालोगे, -2/9, इसमें से माइनस कर, दैट इज योर आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/9 आ जाएगी। ठीक है, 18/9, तो मैं दो क्या करूँगा, तीन टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म निभाना होगा। तो ए एन की वैल्यू A4 निकाल लेना, ए प्लस 3D लगा देना, 3D लगा दोगे, ठीक है, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 34/9 आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, कैसे देख लेना, कर लेना। देखो यहाँ करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। A+3D क्या ऑप्शन, यहाँ आंसर क्या लगेगा, A4 की वैल्यू क्या आएगी, A+3D। हमेशा ए एन की वैल्यू क्या होती है, A+n-1 × D। ठीक है, तो n अगर 4 है, 4 में से 1 गया तो 3 × D। ठीक है, और ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज -20/9। ओके, अभी बात करते हैं 18। PQ एक टेंजेंट है, सर्कल है, ओके, ठीक है, टेंजेंट बताना मुझे कि ड्रॉ करता हूँ मैं पैरेलल PQ के, तो किस तरीके से होगा। तो ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल की बात अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो फॉर एनी गिवन लाइन
ये याद रखना, किताबों में लिखी हुई है, सही से पढ़ लेना, मैंने रट रखी है, इसे बता रहा हूँ मैं। For any given a line tangent to a circle, there is exactly one diameter perpendicular to it. ये लाइन सेम टू सेम कॉपी में लिखी है, आपको रेफरेंस बुकों में भी लिखी मिलेगी। ये ज्योमेट्रिक का प्रिंसिपल है ये, ठीक है। दूसरी प्रिंसिपल पैरेलल टेंजेंट, क्योंकि इसमें यूज होना है। तो एग्जिस्ट ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड ऑफ डायमीटर क्या कहता है, एक ही एक अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब एक डायमीटर है तो उसके अपोजिट में एक ही प्रॉपर्टी है। मतलब कि मान लीजिए एक सर्कल है ना, सर्कल में से एक ही टेंजेंट जाता है, दूसरा टेंजेंट नहीं जाता है, सट के नहीं जाता है, ऑपोजिट साइड से जा सकता है, सट के नहीं जाएगा टेंजेंट, ठीक है, ये बात यही कह रहा है। ठीक है, सर्कल चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, नहीं तो फिर बहुत बुरे मारोगे। क्या कह सकता हूँ, देयर इज अ वन टेंजेंट पी को, मतलब कि सीधी सी बात, ये बोला सर्कल है उसमें पी क्यू एक पैरेलल है। इसने क्या बोला, पी क्यू एक पैरेलल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके एक ही टेंजेंट बनेगी। क्यों बनेगी सर, मैं यहाँ से टेंजेंट नहीं बना सकता, ठीक है, और ना मैं यहाँ से टेंजेंट बना सकता हूँ। इसके पैरेलल टेंजेंट बनाना है तो यहीं से बनेगा इसके पैरेलल टेंजेंट सर। पैरेलल दोनों आपस में आमने सामने होती है सर, यही होता है कर रहा हूँ पैरेलल की, तो पैरेलल टेंजेंट ही बनाना है मुझको। तो यही बोला है इसने कि नंबर ऑफ टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन सर्कल टू पैरेलल पी क्यू, पी क्यू के पैरेलल कौन से टेंजेंट होगा बच्चों, यही वाला टेंजेंट होगा। तो मतलब कि एक ही टेंजेंट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं, थोड़े एक्सेलेरेशन एंड रीजन आ गए हैं आपके, ठीक है। उसके बाद देखो ये 10वां 12वां ये सारा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। रीजन मैंने ऐड नहीं किया इसमें, ठीक है, असर्शन रीजन बाद में कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से ये देख लेना, यहाँ से लेकर 10 से लेकर आपके लिए यहाँ पर कितने हैं, 15, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ठीक है। 13, 12, 11, 10 ये होमवर्क है। दैट इज़ योर होमवर्क, आई ऑल्सो प्रोवाइड एवरी डे होमवर्क, ठीक है। तो ये होमवर्क आपके लिए है, इसको ज़रूर करना, ठीक है। और होमवर्क को टाइम टू टाइम करते रहना, ये बात हमेशा याद रखना कि होमवर्क को टाइम टू टाइम करना है, तभी सिलेक्शन पक्का है। इस चीज़ में सिलेक्शन है सर, टॉपरों में सिलेक्शन सर, किसके 10th क्लास के टॉपर, ठीक है। बल्कि किसी को ये सारे क्वेश्चंस करने का ट्राई करना होगा, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कमेंट्री में, मिल जाएगा सेलेक्ट किया तो आपको आंसर कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है 20 ऐसा रीजन है, इसको कर लेना, ठीक है, ये भी होमवर्क डाल लेना अपना। तो बच्चों आपको मैं समझा दूंगा, अगला इसका डाउट लेके आऊंगा मैं, कितने 7-8 क्वेश्चन है, इस पर 10 मिनट 12 मिनट की एक वीडियो डालूंगा। आपको वहाँ से ही चेक कर लेना अपने आंसर्स को, ठीक है या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर बार जैसा बोलता हूँ। और अगर शेयर करना है तो इसको शेयर कर देना मेरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सकें और वो भी पढ़ सकें और 10th में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए bye bye। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि आपने कितना समझा, कितना समझ आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।